हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। क्लास 10th का हिंदी का एनसीईआरटी की बुक से लिया गया ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई अपने कवि के बारे में, कवि के बारे में नहीं भाई, इस पाठ के लेखक के बारे में। ठीक है, तो रविंद्र केलेकर द्वारा ये लिखा गया है। 1925 में इनका जन्म हुआ था, 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र, देखो एक तो रविंद्र केलेकर की स्पेलिंग आप लिखिए, और जो है ये हमारा आता है कोंकण क्षेत्र। ठीक है, कोंकण क्षेत्र, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गोवा मुक्ति आंदोलन को अंडरलाइन कीजिए, शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात मतलब फेमस गांधीवादी चिंतक को भी अंडरलाइन कीजिए। जिससे मैं अंडरलाइन करवाती जा रही हूँ उसको आप लिख लिख कर देखिएगा। केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, विविध मतलब जनजीवन के बहुत सारे पक्षों, मान्यताओं को आप करिए, और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य, लिखो परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनके अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचाने की सहज उन्होंने चेष्टा की है, कोशिश की है। कोंकणी मराठी के शीर्षस्थ लेखक, मतलब बहुत बढ़िया लिखते थे, कोंकणी और मराठी दोनों भाषाओं को अंडरलाइन करें। शीर्षस्थ लेखक कौन होते हैं? जो टॉप के लेखक होते हैं उसमें। तथा पत्रकार रविंद्र केलेकर, ये पत्रकार भी थे। ठीक है, कि कोंकणी में 25, मराठी में 3, ये याद करने का पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। कोंकणी में 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ अनेक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए एमसीक्यू में, कोंकणी में कितनी प्रकाशित हुई हैं भाई? 25। मराठी में कितनी हुई हैं? 3। केलेकर ने काका कालेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी में साहित्य पुरस्कार, इंपॉर्टेंट लाइन, गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली, सारी इसको तो मार्क कर लेना। उथाम्बे, मराठी में कोंकणीचे, राजकरण, जापान जैसा दिलसला, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए आ जाते हैं, पाठ प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है, राइट भाई? कविता में आदमी बहुत थोड़े में ही बहुत कुछ कह देता है। जब कभी ये गुण किसी गद्य की रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद करना पड़ता है कि सार सार को गाही रथे, थोथा देह उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, राइट? थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी ये काम होता रहा। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन का तो प्रमाण है ना, सबूत हैं कि उन्होंने जातक कथाओं में देखो क्या होता है, या पंचतंत्र की कहानी में क्या होता है भाई। थोड़ी सी कहानी में आपको बहुत कुछ समझा दिया जाता है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वाला थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ठीक है, और ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देता है। पहला प्रसंग कौन सा है भाई? गिन्नी का सोना। जीवन के लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन, बौद्ध दर्शन को वर्णित करता है। झेन की देन किसे वर्णित करता है भाई? बौद्ध दर्शन, मार्क कीजिएगा, बौद्ध दर्शन वर्णित ध्यान में उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या, बिकॉज जापान के लोग ना बहुत व्यस्त रहते हैं, दिनचर्या मतलब उनका रोज़ रूटीन का जो काम है उसके बीच कुछ चैन भरे पल पा सकते हैं। तो चलो अब हम अपने पाठ को शुरू कर देते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों उसे मार्क करते जाना, मैं लिखवाती जाऊँगी। शुद्ध सोना अलग है, गिन्नी का सोना अलग है। शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर सोना, गिन्नी के सोना प्योर नहीं होता है, उसमें मिलावट होती है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है कि गिन्नी के सोने में क्या मिलाया जाता है भाई? तांबा मिलाया हुआ होता है, इसीलिए वह ज़्यादा चमकता है। अब प्रश्न आ जाए गिन्नी का सोना ज़्यादा क्यों चमकता है? तो क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा तांबा मिलाया होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है, और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। तो कौन सा सोना ज़्यादा मजबूत होता है भाई? गिन्नी का सोना, क्योंकि उसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है। औरतें अक्सर इसी सोने से गहने बनवाती हैं। प्रश्न आ सकता है कि भाई औरतें अक्सर किस सोने से जो है वो गहने बनवाती हैं? गिन्नी के सोने से, गिन्नी का सोना जो होता है उसी के ही बनता है, राइट? फिर भी होता तो है वह गिन्नी का सोना, यानी कि वो शुद्ध सोना नहीं होता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह ही होते हैं। शुद्ध आदर्श, राइट? आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपके आदर्श क्या हैं? चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, क्योंकि बहुत शुद्ध रहना देखो मतलब उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, फिर तो थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें मिलाना ज़रूरी हो जाता है। व्यवहारिकता वर्ड को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो,
व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी हो जाता है। मिला देते हैं और चला कर दिखा देते हैं, राइट। मतलब प्रैक्टिकली लोग अपना जीवन इस तरह से जीकर दिखा देते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। इस वर्ड को मार्क कीजिएगा कि अगर व्यक्ति जो है थोड़ा सा अपने शुद्ध सोने की तरह जो उसके आदर्श हैं उसमें थोड़ा सी व्यवहारिकता मिला देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। पर बात ना भूले कि बखान आदर्श का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। पर ये बात भूलना मत कि लोग आदर्शों का बखान नहीं करते बल्कि व्यवहारिकता का बखान करते हैं, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे हटने लग जाते हैं। क्या होता है बेसिकली, कई बार क्या होता है, लोग आदर्श के साथ धीरे धीरे व्यवहारिकता लाने लगते हैं, पर व्यवहारिकता कई बार हावी हो जाती है, व्यवहारिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों में, जो भी बंदे होते हैं उनमें, और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लग जाती है। सोना पीछे रहकर तांबे ही आगे आता है। शुद्ध सोने के जेवर नहीं बनते, देखो किसके बन रहे हैं, गिन्नी के सोने के, जिसमें थोड़ी मिलावट है। तो फेमस क्या हो रहा है, जिसमें थोड़ी मिलावट है, ठीक है। तो वही बात वो बोल रहे हैं, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए वे अपनी विल्सन आदर्श चला सके। विल्सन वर्ड को मार्क करो, ठीक है, वरना हवा में ही उड़ते रहते और देश उनके पीछे ना जाता, ठीक है। लोग उन्हें फॉलो नहीं करते, मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना तो ज़रूरी हो जाता है। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे। गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गांधी जी, पूरी लाइन मार्क करो, गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर तक चढ़ाते थे, है ना। ये वाली लाइन बिल्कुल प्रश्न में आ सकती है कि गांधी जी का क्या था, मतलब उनके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो बता देना कि गांधी जी, मान लीजिए आदर्श, बहुत बढ़िया चीज़, राइट, तो वो व्यवहारिकता के स्तर तक नहीं लाते थे बल्कि नीचे जो व्यवहारिकता है उसे ही आदर्श के स्तर तक लेकर जाते थे, ठीक है। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, ठीक है। मतलब वही हो गया कि आदर्श में व्यवहारिकता नहीं बल्कि व्यवहारिकता में आदर्श बढ़ाते थे, इसीलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था, यानी कि उनका जो गांधी जी वाली आइडियोलॉजी वो आगे रहती थी। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, प्रैक्टिकल लोग यानी व्यवहारवादी वर्ड को मार्क करो, व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग वर्ड को भी मार्क करो, सजग रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। भाई व्यवहारवादी आदमी क्या कहता है कि भाई इसमें प्रॉफिट है कि इसमें लॉस है, और यही सब सोच के वो कदम आगे बढ़ाता है। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी आ जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं, खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर लेके चलें, यही महत्व की बात है। भाई जीवन में महत्व की बात क्या है कि हम खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, खुद भी ऊपर चढ़ें और दूसरों को भी ऊपर चढ़ाएं, ठीक है। ये काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। व्यवहारवादी लोगों ने तो केवल हिसाब किताब लगाया है ना, कि मेरा प्रॉफिट किस में, मेरा लॉस किस में, लेकिन आदर्शवादी लोग ऐसे नहीं होते। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही है। शाश्वत मतलब जो हमेशा से बना रहे, मार्क करो शाश्वत मूल्यों को। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। किसने गिराया है? व्यवहारवादी लोगों ने। किसने उठाया है समाज को? आदर्शवादी लोगों ने। व्यवहारवादी लोगों और आदर्शवादी लोगों में क्या अंतर होता है, ये सब तुम्हें पॉइंट्स में बना के लिखना है। झेन की देन। चलो, जापान में मैंने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ वर्ड को मार्क करो, बीमारियाँ अधिक होती हैं। मानसिक को मार्क करिए। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, ठीक है। मनोरुग्ण है मतलब क्या है भाई, उनको मानसिक बीमारियां हो गई हैं। इसकी वजह क्या है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार, राइट, रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं जापान में। कोई बोलता नहीं, बकता है, मतलब जल्दी से अपनी बात बोल देता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब हम आपसे लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से ही लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, राइट, मतलब अपने आप ही बोलते रहते हैं बस। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। अब जब आप किसी से कंपटीशन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार, मार्क करें, रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। स्पीड का इंजन, राइट, स्पीड का इंजन लगाने से वह 1000 गुना तेजी से दौड़ने लगता है। फिर एक ऐसा क्षण भी आता है जब दिमाग का तनाव यानी कि टेंशन दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरा इंजन क्या हो जाता है भाई? टूट जाता है। यही कारण जिससे कि मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे जापान के, और अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में भागते रहते हैं, अपने आप अकेले बढ़ाते रहते हैं
और इस तरीके से दिमाग में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शाम को वह मुझसे एक टी सेरेमनी में वो मुझे ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह विधि मतलब तरीका जापानी बहुत ही अलग है, एक विधि है एक तरीके से। वहाँ टी सेरेमनी होती है, लोग पीते हैं वहाँ पे बैठ के आराम से चाय। जापानी में उसे चा नो यूँ कहते हैं। क्या कहते हैं जापानी में इस चाय सेरेमनी को? चा नो यूँ। ये इंपॉर्टेंट है। वे 6 मंजिला इमारत थी। ये MCQ के लिए इमारत वाला है ना कि कितने मंजिल की थी, इंपॉर्टेंट है। उसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामई चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी, है ना। एक सुंदर सी मतलब एक छोटी सी ऐसी जगह थी जो 6 मंजिला इमारत थी। उसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामई चटाई की ज़मीन पर चटाई बिछी हुई होगी और छत पर कुछ दफ्तियाँ वगैरह ऐसे सजा रखी होंगी, ऐसे दीवारें वगैरह लगा रखी होंगी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, बेढब सा, ठीक है। मिट्टी का बर्तन था, उसमें क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पाँव इस पानी से धोए। तौलिया वर्ड मार्क करें, तौलिए और धोए भी वर्ड मार्क कर लें। तौलिए से पहुँचे और अंदर आए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर हमें प्रणाम किया, नमस्ते किया, राइट। दोजो का मतलब क्या होता है भाई? आइए तशरीफ लाइए, इंपॉर्टेंट है। कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि हर भंगिमा मतलब जैसे भी जो भी आप कर रहे हो एक्टिविटी से लगता था कि मानो जय जयवंती, एक राग होता है म्यूज़िक में, के सुर गूंज रहे हों, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। जय जयवंती राग अगर आप सुनेंगे म्यूज़िक में होता है, राइट, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही लग रहा था, सारी जितनी भी भंगिमाएँ हो रही थी वो सब जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो वैसी लगती। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना मतलब जैसे पानी ना खदबदाता है, वो बोलता है ना, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार है। उसने वे प्यालों में भरी, प्यालों वर्ड को मार्क करी, प्यालों में भरी। वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र थे। कितने मित्र थे? इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। यह विधि में शांति मुख्य बात थी। इस विधि में क्या मुख्य बात थी? इंपॉर्टेंट है। चाय सेरेमनी में, टी सेरेमनी में क्या मुख्य बात होती है? शांति, ठीक है। इसीलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों में प्रवेश भी नहीं दिया जाता था, इससे ज़्यादा आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, बहुत छोटी सी। हम ऊँटों का मतलब होता है होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में ये सब चलता रहा। 1.5 घंटे पी उन्होंने 2 घूंट चाय, राइट। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। उलझन मतलब मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, 2 घूंट चाय है, इसको क्या ही पीना है, तो 1 सेकंड में पी लेंगे ऐसे ही। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल भी बंदी हो गई थी, मानो अनंत काल में जा रहा हूँ। मतलब ना पास्ट ना फ्यूचर, कुछ नहीं, बस अनंत काल। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। ऐसा ही तो होता है, जब भी आप बैठोगे आप देखना, आप या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, फ्यूचर मतलब प्रेजेंट क्या चल रहा है उसमें हम कुछ ध्यान नहीं देते। हम या तो भूतकाल में रहते हैं तो भविष्य काल में। असल में दोनों ही काल मिथ्या हैं। मिथ्या मतलब पास्ट जो बीत गया आप उसका कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर जो आने वाला है उसमें भी हम कुछ इतना खास नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हमारे सामने जो है वो वर्तमान क्षण है, वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था। वह अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल जितना विस्तृत मतलब मैं कितना भी अपने वर्तमान के बारे में सोच सकता था। अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी दिन है जापानियों को, राइट। ये प्रश्न ये तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पे। अच्छा, बस ये तो हो ही गया, हमारा पार्ट ही ख़त्म हो गया। बस इतना छोटा सा पार्ट था हमारा। चलो वर्ड मीनिंग देख लो भाई इसके, ठीक है। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। पर्णकुटी का मतलब क्या है? पत्तों से बनी कुटिया, ये देख लीजिएगा। बेढप सा मतलब बेडॉल सा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।